Assalamualaikum dear readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. Romantic novel दीवानगी एपिसोड नंबर 68 अस्कला मैनी राजपूत। जमाइल के कहे के मुताबिक आइश न चाहते हुए भी मशाल के घर के रास्ते से ही वापस लौट आया था, क्योंकि जमाइल की बात सुनना भी ज़रूरी था। और वैसे भी मशाल का मूड कुछ ठीक नहीं था। कहीं ऐसा न होता कि वो आइश को अंदर ही ना घुसने देती। ऐसे ना वो भाई का रहता और ना जान का। इसलिए शराफत से शाह हाउस आना ही बेहतर समझा था। वो जब शाह हाउस के लाउंज में दाखिल हुआ तो ज़ुमायर शाह, मॉम, डैड और बड़ी मामा, बड़े पापा वहीं मौजूद थे। आइश ने चहकते हुए आगे बढ़कर उन्हें सलाम किया तो सब ने वालेकुम अस्सलाम कहा था, जबकि ज़ुमायर शाह ने उसे सरता पैर घूर कर वालेकुम अस्सलाम कहा था। बिना ज़ुमायर की घोड़ियों की परवाह किए आइश ज़ुमायर के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया था। आइश, खाना लगवाऊं तुम्हारे लिए? उसे यूँ टाइम से घर आते देख आयरा बेहद खुश थी। उसे आइश का यूँ बिला वजह घूमना फिरना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि आइश भी ज़ुमायर की तरह समझदार बने और अपने करियर की तरफ ध्यान दे। खैर, पिछले कुछ दिनों से वो काफ़ी बेहतर हो चुका था, जिसकी वजह से सभी उससे बहुत खुश थे। अब भी आयरा ने उसके सदके वाड़ी जाते अपने हैंडसम बेटे की नज़र उतारी और फिर उसे खाने के बारे में पूछा था। नहीं मोम, मैंने यूनिवर्सिटी में ही खा लिया था, आइश ने अपनी मोम को मुखातिब किए कहा। वहीं ज़मायर ने सर झटका था। तुम यूनिवर्सिटी में कुछ ज़्यादा ही वक्त नहीं बिताने लग गए आइश? ज़मायर शाह ने कदरे धीमी आवाज़ में कहा तो आइश उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ था। बिग ब्रो यार, मैं नोट कर रहा हूँ आप कब से मुझे घूर रहे हैं, बल्कि मुझ पर गुस्सा निकालने के बहाने ढूंढ रहे हैं। आइश ने अपनी आंखें पटपटाए मासूमियत से कहा तो ज़ुमायर का गुस्सा झाग की मानिंद बैठ गया था। फिर बेसाख्ता ही दिल में ये सोचते सर झटका था कि यह लड़का ना जाने कब सीरियस होगा। मेरे रूम में चलो आइश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ज़मायर शाह इस बात को जल्द अज जल्द क्लियर करना चाहता था कि उसने मैम मशाल से ये सब बात मजाक में की थी या फिर वो वाकई सीरियस था, और अगर था भी तो उसे डैड का नहीं पता क्या? वो उसे इस किस्म की किसी हरकत की इजाज़त नहीं देंगे। ज़मायर शाह आइश से अपने साथ उसके रूम में जाने का कहते सोफ़े से उठा था। उसके पीछे ही आइश भी उठ चुका था। आखिर वो भी जानना चाहता था कि उस पर जान लौटाने वाला भाई आखिर उससे नाराज़ क्यों था। तुम दोनों कहाँ चल दिए? बैठो, मैं भी सबके लिए कॉफ़ी बना कर लाती हूँ। आयरा ने उन दोनों भाइयों को एक साथ ही सोफे से उठता देख कहा तो दोनों ने एक साथ ही नाम में सर हिलाया था। आप हमारी कॉफ़ी रूम में ही भिजवा देना मॉम, मैं ज़रा बिग ब्रो से डांट खाते हुए कॉफ़ी पीऊँगा। आइश ने अपनी मॉम से कहा तो लाउंज में बैठे वो सारे नफूस मुस्कुरा दिए थे। ये तो वो अच्छे से जानते थे कि ज़मायर शाह कभी भी अपने लाडले को डांट नहीं सकता था, और उन सबको ही अपनी बात पर हंसता देख आइश ने मासूम शक्ल बनाए ज़मायर की तरफ देखा था कि अब वो उन सबके भरोसे की लाज रख ले। उन दोनों के प्यार के किस्से शाह हाउस में मौजूद हर फर्द के साथ साथ हर मुलाजिम भी अच्छे से जानता था, और अगर ऐसे में वो उसे डांटेगा तो उन दोनों की बदनामी होगी। जबकि ज़ुमायर काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहा था, इसलिए आइश के गर्दन में बाजू डाले उसे अपने साथ आने को कहा था। वो दोनों एक साथ ही सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे
कि आयश की नज़र ज़मायर के हाथ पर मौजूद उस गोल दायरे की निशान पड़ गई थी। बिग ब्रो, ये आपके हाथ पर किसने लव बाइट बना दिया? भाभी के दांत तो बहुत तेज़ निकले। इससे पहले कि आयश अपनी बात मुकम्मल करता, ज़मायर ने फ़ौरन ही अपना हाथ गर्दन से हटा लिया था। सबकी मौजूदगी की वजह से वो कब से अपने हाथ पर बने इस निशान को छुपा रहा था, लेकिन आयश वो फिर भी देख ही चुका था। ये लव बाइट थोड़ी ना है आयश, सोच समझ कर बोला कर। ज़मायर ने फ़ौरन ही अपने चेहरे के तासुरात छुपाए थे, जो कि आयश से छुपाना तकरीबन नामुमकिन ही था। वो अपने बिग ब्रो की रग रग से वाकिफ़ था। वो अच्छे से जानता था कि ज़मायर मशाल की भतीजी से मोहब्बत करता और डेली कॉलेज के बाहर उससे मिलता भी था। खैर, वो छोटा था, इसलिए बिग ब्रो को एक्सपोज नहीं करना चाहता था, तो वहीं ज़मायर उसे एक्सपोज करने का पूरा पूरा इरादा रखता था। बिग ब्रो, अगर ये लव बाइट नहीं तो फिर क्या हुआ आपको? आयश जानते बूझते भी उसे टीज कर रहा था। वो दोनों चलते हुए अब ज़मायर के कमरे में आ चुके थे। आयश, तुम कब बड़े होगे जानते भी होगे, तुम्हारी वजह से मैं सुबह से किस कदर परेशान टेंशन में हूँ। ज़मायर शाह इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए अंदर आए सोफे पर बड़ा आजमान हुए आयश को देखते हुए सर झटकते बोला था। वो इस वक्त उसे वाकई में परेशान लग रहा था कि आखिर आयश ने बहुत परेशान था कि आखिर आयश ने क्या सोचते मैं मशाल को प्रपोज किया था। क्या हुआ यार, मेरी वजह से मैं खुद टेंशन नहीं लेता तो आप क्यों ले रहे हैं बिग ब्रो? आयश करीब आए ज़मायर शाह के पास बैठकर उसके कंधे पर सड़क गया था कि ज़मायर ने सर झटकते आयश के गिर्द हसाड़ बनाया था। तुम जानते भी हो आयश कि तुम क्या करना चाह रहे हो? ज़मायर शाह के सवाल पर आयश ने गहरा सांस भरा था। हाँ, उसका शक बिल्कुल ठीक था। ज़मायर को उसके मशाल को प्रपोज करने के बारे में पता चल गया था। बिग ब्रो, वो मुझे अच्छी लगती हैं और मैं उनसे कोई दोस्ती तो नहीं करना चाह रहा, तो उन्हें शादी के लिए ही प्रपोज किया है। आयश ने बिलाखिर अपने दिल की बात ज़ुबान पर लाते ज़मायर से कहा, तो ज़मायर ने अपनी गर्दन तिरछी की एक नज़र आयश के चेहरे की जानिब देखा था। उसे खुद की तरफ देखता पाकर आयश ने अपनी आंखें उठाई उसे देखा, तो उसकी आंखों में सच्चाई देख ज़मायर शाह ने गहरा सांस भरते सोफे की पुष्ट से सर टिका लिया था। तुम्हारी और उनकी उम्र में बहुत फ़र्क है आयश, वो तुमसे बहुत बड़ी हैं और तुम्हारी टीचर भी। ज़मायर शाह ने उसे ऐसी हकीकत से आगाह करना चाहा था जो वो खुद अच्छे से जानता था। हाँ, मैं जानता हूँ बिग ब्रो कि वो मुझसे बड़ी हैं, मेरी टीचर भी हैं, लेकिन मोहब्बत करना कोई गुनाह तो नहीं यार। आप भी उनकी तरह मुझ पर फतवे ना लगाने लग जाना बिग ब्रो कि छोटी उम्र का लड़का अपनी टीचर से मोहब्बत नहीं कर सकता। आयश शाह जैसे दिल में पक्का इरादा कर चुका था। मैं फतवा नहीं लगा रहा आयश, लेकिन वो कभी नहीं मानेगी। तुम्हें यकीनन तुम्हें भी इस बारे में पता होगा। हाँ, जानता हूँ बिग ब्रो कि वो इतनी जल्दी नहीं मानेगी। हिटलर की फीमेल वर्जन जो है। खैर, आपका आयश किस खेत की गाजर है, उन्हें मना कर ही दम लूँगा। आयश ने पूरा तमाम लहजे में जुमला कहा तो ज़मायर ने सर झटकते उसे देखा था। खेत की मूली होता है आयश। हाँ, जानता हूँ बिग ब्रो, लेकिन मुझे गाजर पसंद है इसलिए खेत की गाजर कह दिया। खैर, आप ये गाजर मूली का हिसाब छोड़ें और चिल करें यार, मैं हूँ ना, मैं उन्हें मना लूँगा।
आयशा मज़ीद आगे हुए ज़मायर की गोद में सर रखे वहीं सोफ़े पर ही लेट गया था। वो ज़मायर को यूं परेशान हरगिज़ भी नहीं देख सकता था। आयश, तुम जितना इस बात को इजी ले रहे हो उतनी है नहीं, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा दिल टूटे, इसलिए बेहतर यही है कि तुम। ज़मायर शाह ये कहना तो नहीं चाहता था लेकिन मजबूर था। वो आयश के दिल को टूटता हुआ नहीं देख सकता था कि मशाल जिस कदर गुस्से में प्रिंसिपल ऑफिस में बैठी थी, उसे आयश की हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, और वो मुस्तकबिल में यकीनन उसे हाँ करने का भी कोई इरादा नहीं रखती थी, और उसके हाँ ना करने पर आयश का दिल फिर टूटना था। और ज़मायर हरगिज़ भी अपनी जान को तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता, इसलिए यही सोचा कि वो यहीं से इस बात को अपने जहन से निकाल दे, लेकिन नहीं। ज़मायर की बात पूरी होने से पहले ही आयश झटके से उठा और उसकी बात को टोका था। नहीं बिग ब्रो, मैं पीछे नहीं हटने वाला, और आप मुझे कैसे पीछे हटने का बोल सकते हैं? वो मेरी मोहब्बत है, मैं उन्हें हरगिज़ नहीं छोड़ने वाला। और रही बात उनके मानने की, तो वो मानेगी, ज़रूर मानेगी, चाहे देर से ही सही। आयश ना खुद पीछे हटना चाहता था और ना ही वो मशाल को पीछे हटने दे सकता था। हाँ, उसने मशाल को सोचने के लिए कुछ वक्त ज़रूर दिया था, लेकिन ना करने की गुंजाइश नहीं दी थी। वो चाहे जितना मर्ज़ी टाइम ले लेती, लेकिन जवाब उसका हाँ में ही होना था, और अगर हाँ में ना भी होता तो आयश ने उसे हाँ करवा लेना था। लेकिन आयश, ज़मायर खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि आयश मशाल से हाँ करवाने के चक्करों में उससे कोई मिसबिहेव करे और उन दोनों के दरमियान कोई कशीदगी हो, क्योंकि ऐसा करने से नुकसान सिर्फ उन दोनों का ही नहीं बल्कि उन चारों का होना था, यानी कि मशाल और आयश के साथ साथ ज़मायर और महनूर का भी। लेकिन कुछ नहीं बिग ब्रो, चिल करें यार, मैं कौन सा उन्हें घर से भगा कर ले आऊँगा। वो हाँ करेंगी, फिर मोम डैड को बताकर बाकायदा उनके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा, और वैसे भी मुझे अभी शादी की कोई जल्दी नहीं, पहले आपकी शादी होगी फिर ही मेरी बारी आएगी। आयुष समझ नहीं पा रहा था कि भला जमार इतनी सी बात पर इस कदर परेशान क्यों था। किसी को प्रपोज करना कोई गलत बात तो नहीं थी, जो आयुष कोई गुनाह कर आया था, इसलिए जमायर को फिर से रिलैक्स होने का कहते बात उसकी शादी पर ले आया था। वैसे बिग ब्रो, हम दोनों की शादी एक ही घर में होगी होगी ना, तो मेरा मतलब हम एक साथ अपने ससुराल जाया करेंगे अपनी अपनी बीवियों को लेने। बल्कि नहीं नहीं, मैं अपनी बीवी को ससुराल नहीं भेजूंगा, नहीं भेजूंगा ही नहीं, आप अपना देख लेना। आयश ने जमायर का मुंह ठीक करने के लिए बात को हल्के फुल्के अंदाज में किया तो जमायर ने मुस्कुराते आगे बढ़े आयश को अपने सीने में भींच लिया था, और फिर उसके बालों पर लब रखते दिल ही दिल में दुआ की कि वो जैसा सोच रहा था वैसा ही हो। बिग ब्रो, वैसे एक बात पूछूं आपसे, थोड़ी पर्सनल है लेकिन भाइयों में तो चलता ही है। आयश ने मुस्कुराते मासूमियत से जमायर के सीने से सर उठाए उसकी आंखों में देखकर कहा, तो जमायर ने सर को जंबिश दी थी कि हाँ वो पूछे क्या पूछना चाह रहा है। क्या आपने भी भाभी को प्रपोज कर दिया? आयश की इस बात पर जमायर की नज़रों के सामने बेसाख्ता महानूर का चेहरा आया था। वो आयश को बता नहीं सकता था कि उसके मुंह से महानूर के लिए भाभी लफ्ज़ उसे किस कदर खूबसूरत लगता था। नहीं, अभी प्रपोज नहीं किया आयश, और अभी मैं करना भी नहीं चाहता। वो बहुत छोटी है और तेरी तरह मुझे शादी की कोई जल्दी नहीं। जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी तो बाकायदा तौर पर उसके घर रिश्ता लेकर जाऊंगा।
ज़मायर ने मुस्कुराते उसे जवाब दिया था। वो भी इतनी जल्दी अपनी नूर को शादी के झमेलों में नहीं डालना चाहता था। वो चाहता था वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी एंजॉय करे, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करे, फिर ही वो शादी करेंगे। ओके बिग ब्रो, तो ठीक है, फिर हम दोनों की शादी एक साथ ही होगी। तब तक ऐसा करें, मेरी मैम मशाल से मंगनी कर दें यार, वो क्या है ना, फिर मैं पुरसुकून हो जाऊँगा। आयश हरगिज़ ये नहीं चाहता था कि पहले उसकी और मशाल की शादी हो जाए। नहीं, वो चाहता था कि उन दोनों भाइयों की शादी अभी एक घर में ही हो रही थी तो एक साथ ही हो जाती, लेकिन उससे पहले उसकी और मशाल की मंगनी होना ज़रूरी थी, क्योंकि मशाल के तेवर उसे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो उसे खुद से दूर हरगिज़ नहीं जाने देना चाहता था। हाँ ठीक है, पहले तेरी मैम मशाल हाँ तो कर दे, फिर मंगनी भी कर देंगे। आयश से बात करने के बाद ज़मायर शाह काफ़ी पुरसुकून था कि आयश इस बारे में सीरियस था। हाँ, अगर वो उसे दोस्ती करता या फ्लर्ट करता तो ज़मायर शाह को टेंशन लेने की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ वो वाकई में मशाल से शादी करना चाह रहा था, तो इसमें कोई हर्ज नहीं था। और रही बात उम्र के फ़र्क की, तो उसमें और महनूर में भी तो उम्र का अच्छा खासा फ़र्क था। खैर, एक दफ़ा मशाल हाँ कर देती तो ज़ुमायर इस बारे में अपने मॉम डैड से बात करने का इरादा रखता था। बिग ब्रो, आपकी डांट भी खा ली, लेकिन अभी तक मॉम ने पीने के लिए कॉफ़ी नहीं भेजी। आयश ने मासूमियत से कहा तो ज़ुमायर शाह मुस्कुरा दिया था। अच्छा ही किया नहीं भेजी, चला जा, सबके साथ बैठ कर पीते हैं। ज़ुमायर शाह के दिल में मौजूद तमाम वसवसे और डर ख़त्म हो चुके थे, इसलिए उसका मूड काफ़ी खुशगवार हो गया था और यूं वो दोनों भाई वापस से लाउंज में पहुंचते रौनक लगा गए थे। अरे, ये तो वो अदनान साहब की बेटी है ना, ये इस गाड़ी में क्यों बैठ रही है? गफूर, जिसने मशाल के घर में आते जाते आयश को देखा था, आज ज़मायर की गाड़ी में बैठते महनूर को देख उसका शक यकीन में बदल गया था कि ये अमीरज़ादे इन औरतों ने ही फंसा रखे थे। यकीन नहीं हो रहा ये शरीफ भोली भाली दिखने वाली औरतें इस कदर चालाक हैं। गफूर अब अपने दिल में ताने बाने सोचते महनूर मशाल समेत अलीना को भी इस सारे मामले में लपेट चुका था कि वो यूं गैर मर्दों को अपने घर बुलाती थी। नूर, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ज़मायर शाह घूम कर ड्राइविंग सीट पर बैठा तो उसकी नज़र महनूर की गोद में रखे हाथ पड़ गई थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा था। ज़मायर के ये कहने की देर थी कि महनूर ने अपनी हथेली उसके सामने लहराई थी, जिस पर मेहंदी से बहुत ही खूबसूरत टिक्की का डिज़ाइन मौजूद था और सेंटर में महनूर लिखा था। वो आज मेरी फ्रेंड मेहंदी लेकर आई थी ना, तो उसने मुझे लगाई है, कैसी लग रही है? महनूर, जो कि अपने मेहंदी वाले हाथ को देख बहुत खुश हो रही थी, अब चहकते हुए ज़ुमायर से पूछा तो वो मुस्कुरा दिया था। खूबसूरत, बल्कि बेहद खूबसूरत लग रही है। ज़मायर शाह का दिल तो चाह के झुककर उसकी हथेली पर अपने लब रखते, लेकिन नहीं, डपट डपट कर अपने दिल को समझाते, उसे ऐसी कोई भी हरकत करने से रोकते। ज़मायर शाह ने गहरा सांस भरा था और फिर डैशबोर्ड से चॉकलेट उठाए उसे महनूर को थमाया था। आप मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम क्यों खिलाते हैं? महनूर ने चॉकलेट थामते हुए कहा तो ज़ुमायर शाह उसकी मासूमियत पर दिलो जान से कुर्बान हुआ था, क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। ओ, अच्छा, तो अगर कोई आपको अच्छा लगे तो आप उससे चॉकलेट देते हैं? महनूर मासूमियत से कह दी, अब चॉकलेट खोल कर खाने लग गई थी, जबकि ज़मायर शाह उसके चेहरे पर नज़रें जमाए यकटुक उसे देखने में मसरूफ़ हो गया था। सारा दिन मशाल ने आयश को यूँ इग्नोर किया जैसे वो वहाँ मौजूद ही नहीं था। अब भी क्लास लेने के बाद वो कॉरिडोर से गुजरते यूनिवर्सिटी के गेट की जानिब जाने वाली थी कि बहराम की आवाज़ पर उसके कदम रुके थे।
वो मुझे आपको थैंक यू कहना था। मैं मशाल, आपने कल मेरी बहुत हेल्प की। बस नेक्स्ट संडे तक मज़ीद कुछ टॉपिक्स भी आप करवा देना तो मेरे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। बहराम जैसे मशाल से उसके कल के दिन से कुछ वक्त मांग रहा था ताकि वो मज़ीद कुछ टॉपिक्स भी समझ सके। क्लास से बाहर निकलते आयश की नज़र जब उन दोनों पर गई तो जब से अपनी मुठियाँ भींची थी। मशाल उसे सुबह से इग्नोर कर रही थी, मुझे बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन उसे इग्नोर करके वो किसी दूसरे से बात करे, ये आयश की बर्दाश्त से बाहर का काम था। इसलिए आगे बढ़े उन दोनों के दरमियान जाकर खड़ा हुआ था। ये क्या बदतमीज़ी है आयश, पीछे हटो, वो मुझसे बात कर रहा है। अपनी पुश से मशाल के गुस्से भरी आवाज़ सुनते आयश ने खतरनाक तेवर लिए अपनी गर्दन मोड़े उसे देखा था। शट अप, जस्ट शट अप। आयश के लहजे में सख्ती और आंखों में सुर्खी छलक रही थी। उसके यूँ मशाल से इस लहजे में बात करने पर मशाल के साथ साथ बहराम को भी हैरत हुई थी। ये तुम कैसे मैम से बात कर रही हो आयश? बहराम, जो कि इन दोनों के दरमियान होने वाली बातों से बेखबर था, आयश को टोक दिया था। और आयश अगले ही पल उसका हाथ उठता बहराम के गाल पर पड़ा था। आयश, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? आयश का यूँ बहराम पर हाथ उठाना। मशाल ने आयश को बाजू से खींच उसे बहराम से दूर किया था, जो कि उस पर मज़ीद झपटने को तैयार था। गलती इसकी नहीं बल्कि आपकी है। ऐसा एक थप्पड़ आप ही डिज़र्व करती हैं जब मैंने मना किया है आपसे, तो फिर क्यों इसे एक्स्ट्रा पढ़ाने की हामी भर रही हैं आप? बहराम तो अपनी गाल पर हाथ रखे समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर उसे किस जुर्म में ये थप्पड़ पड़ा। तो वहीं आयश वो तेज़ी से मशाल की जाने मुड़ा और गुस्से से उसके मुंह में जो आया मशाल से कह दिया था। और मशाल वो आयश की आंखों से टपकती वहशत को देख अपने चेहरे पर हाथ रख गई थी कि वो कैसे उस पर हाथ उठाने की बात कर रहा था। मेरा ख्याल है अब आपको यहाँ से जाना चाहिए, वरना यकीनन मैं कुछ गलत कर जाऊँगा। मशाल को यूं ही खड़ा देख आयश ने मज़ीद उसके करीब हुए कहा तो मशाल शौक की सी कैफियत में तेज़ी से गेट की जानिब गई थी। आयश ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और एक गहरा सांस भरे वापस मुड़कर बहराम को देखा था। चल अब अपना हाथ हटा भी ले, इतना भारी नहीं है मेरा हाथ जो तेरा चेहरा दुख रहा होगा। आयश ने आगे बढ़े बहराम से कहा था, जो भी अपनी गाल पर हाथ जमाए खड़ा था। मुझे क्यों मारा तुमने? बहराम के सवाल पर आयश ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही थी, तो सामने आ गया तो गलती से तुझे ही लग गई। खैर अब बस कर, यूं तो रोतू शक्ल बनाकर तू क्या पूरी यूनी को बताना चाहता है कि मैंने तुझ पर हाथ उठाया? आयश ने उसके गाल से हाथ हटाए देखा जहाँ उसकी उंगलियों का हल्का सा ही निशान मौजूद था, जो भी कुछ देर ही में गायब हो जाना था। चला जा, तुझे एक मुखलिसाना मशवरा देता हूँ, जो पूरा दिन पढ़ाई का बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए इस मैम से दूर ही रहा कर। आयश उसकी गर्दन में बाजू डाले अपने ही अंदाज से समझाए क्लास में ले आया था। मशाल आयश के यूं बहराम पर हाथ उठाने पर शदीद गुस्से से यूनिवर्सिटी से बाहर आई थी। मज़ीद वहाँ रुकते रहते उसकी इज्जत ही ख़राब होनी थी कि आयश को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ना था। आज ही भाभी से इस बारे में बात करूँगी, समझता क्या है खुद को। मशाल दिल ही दिल में आयश को बुरा भला कहती, बल्कि बुरा 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 ही कहे। रिक्शे में बैठ चुकी थी जब सोच लिया था कि बागे उसके साथ क्या करना था। परेशानी के आलम में मशाल ने
महानूर को कॉलेज से पिक किया और अब वो दोनों एक साथ ही घर आई थी। लेकिन सामने से उसे जो खबर मिली उसे सुन मशाल अपना सर पकड़ कर बैठ गई थी। महानूर, तुम अपने कमरे में जाओ और मशाल, मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करनी है, तुम यहीं बैठो। अलीना के कहने पर महानूर जी मामा कहते अपने कमरे की जानिब चल दी थी, इस बात से बेखबर कि उसकी नादानियों की सज़ा बहुत जल्द उसकी फूफो को मिलने वाली थी। क्या हुआ भाभी, आप कुछ परेशान लग रही हैं? अलीना के चेहरे पर छाई इस परेशानी को देख मशाल ने पूछा तो अलीना उसके पास ही बैठ गई थी। तुम्हें अगर कोई पसंद है मशाल तो साफ और सीधा मुझे बताओ, मैं तुम्हें अपनी सरपरस्ती में निकाह करके इस घर से रुखसत करूँगी। अलीना की इस अजीबोगरीब सी बात पर मशाल उसे देखती रह गई। फिर बेसाख्ता ही ध्यान आयश की जानिब गया कि कहीं वो यहाँ आए भाभी से इस बारे में बात करके तो नहीं गया था। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, मशाल ने अटकते हुए लहजे में ही पूछा था। कहीं ना कहीं उसके दिल में ये डर मौजूद था, क्या बचकाना हरकत वही कर सकता था। इसमें समझना क्या है मशाल, गफूर साहब है ना, उन्होंने तुम्हें किसी लड़के के साथ उसकी गाड़ी में बैठते देखा है। तुम्हारे आने से पहले ही उनकी बीवी आकर मुझे इस बारे में बता कर गई है, और साथ ये भी कहा कि मैं तुम्हें समझाऊं कि अगर तुम्हें कोई पसंद है तो उसका जिक्र मुझसे करो, ताकि मैं बाकायदा तौर पर तुम्हारा निकाह करके तुम्हें रुखसत कर सकूं। गफूर साहब, जिनको महानूर और मशाल के नाम कंफर्म नहीं थे, घड़ा इस बात को अपनी बीवी को बताया था, जिस पर उसकी बीवी ने मशाल ही समझा था कि उनकी नज़रों में महानूर तो भी बहुत बच्ची थी, वो भला ऐसी हरकत कहाँ कर सकती थी। अलीना मशाल को उसके भाई की शादी होने से पहले ही जानती थी, और ये भी जानती थी कि मशाल ऐसी कोई हरकत नहीं कर सकती थी जिससे उन्हें यूँ शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन फिर भी अगर गफूर साहब ने कुछ देखा था तो ही तो आकर अपनी बीवी से कहा था, इसलिए वो मशाल से इस बारे में तफसील से बात कर रही थी कि अगर वाकई में उसे कोई पसंद है तो वो उसे बताएं। और मशाल, जो कि सबका कसूरवार आयश को समझ रही थी, उसका किसी लड़के की गाड़ी में बैठने का सुनते उसे शदीद हैरत हुई थी। नहीं, वो आज तक आयश की गाड़ी में नहीं बैठी, ना ही यूनिवर्सिटी से बाहर आयश और वो दोनों एक साथ दिखाई दिए थे। तो फिर गफूर साहब ने कैसे उसे किसी लड़के की गाड़ी में बैठते देख लिया था, जो आकर अपनी बीवी से इस बारे में बात की थी, और उनकी बीवी आए अलीना को शिकायत कर गई थी। नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है भाभी, मैं किसी लड़के को नहीं जानती हूँ, ना ही उसके साथ गाड़ी में बैठी हूँ। गफूर साहब को कोई गलत फहमी हुई होगी। मशाल ने फ़ौरन से इनकार किया था, जब उसने ऐसी कोई हरकत की ही नहीं थी तो वो भला कैसे मान लेती। और अलीना, वो मशाल की आंखों में सच्चाई देख सर झटक कर रह गई थी। हाँ, उसका दिल भी नहीं मान रहा था कि मशाल ऐसी ऊंची हरकत कर सकती है। मशाल देखो, तुम ये मत समझना कि मैं तुम पर शक कर रही हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारी नज़र में कोई लड़का है या तुम किसी को पसंद करती हो तो मुझे बिला झिझक बता सकती हो। तुम्हारे भाई के जाने के बाद अब मैं इस घर की सरबराह हूँ, और मुझे ही तुम्हारे और महानूर के मुस्तकबिल के बारे में सोचना है। अलीना ने गहरा सांस भरते मशाल के हाथ की पुश्त पर अपना हाथ रखे उसे फिर से समझाया था कि मशाल ने अपनी आंखों को मीच कर खोला और फिर अपनी भाभी की तरफ देखा था। मैं कसम उठाने को तैयार हूँ भाभी, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना ही मैं आज तक किसी लड़के की गाड़ी में बैठी हूँ। मुझे आपकी और भाई की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है भाभी, मैं कभी भी ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगी जिससे आपकी या भाई की तरबियत पर उंगली उठे। नहीं, तुम्हें कसम उठाने की कोई ज़रूरत नहीं मशाल, मुझे यकीन है तुम पर।
न जाने क्यों गफूर साहब ने घर आकर अपनी बीवी से ये बात की। खैर जो भी है, तुम जाओ अपने कमरे में फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। अलीना ने मशाल के हाथ से अपना हाथ उठाए, उसे कमरे की जानिब जाने को कहा और मशाल एक गहरा सांस भरे उठकर अपने कमरे में आ गई थी। दिल में मुसलसल ये बात चल रही थी कि आखिर गफूर साहब ने उसके बारे में ऐसी बात क्यों कही थी, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। तो वहीं अलीना वो सोफे की पुष्ट से टेक लगा गई थी। गफूर साहब की बीवी अभी कुछ देर पहले जो कहकर गई थी वो बिल्कुल ठीक था कि उसे अब मशाल की शादी कर देनी चाहिए। वैसे भी उसकी बहुत उम्र हो गई है। पहले महानूर बहुत छोटी थी, इसलिए मशाल के कितने रिश्ते आने के बावजूद भी अलीना इनकार कर देती थी कि नहीं, वो अकेली कैसे घर और फिर महानूर को संभालेगी, क्योंकि मशाल की मौजूदगी से उसे बहुत सहारा था। महानूर के स्कूल कॉलेज से लेकर उसके कपड़े, खाने पीने, हर चीज़ का ख्याल मशाल रखती थी। ऐसे में उसके लिए बहुत आसानी हो चुकी थी। लेकिन महानूर अब कॉलेज जा चुकी थी और अब काफ़ी हद तक अपने काम खुद भी कर सकती थी। इसलिए अलीना ने दिल ही दिल में सोच लिया था कि वो आज ही किसी रिश्ते वाली से बात करके उसे मशाल के रिश्ते के लिए कहेगी। जारी है, कल की किस्त धमाल होने वाली है। चैनल को सब्सक्राइब करें।